हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और हाँ, जो एक्सरसाइज 1.2 का जो सोल्यूशन हुआ है उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, यानी कि जो 5th क्वेश्चन था वो गलती से छूट गया था। ठीक है, तो ऐसा एक आप लोग काम करो कि वो वाला मैं पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में ही मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th है, वो आप लोग देखो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखो भाई, क्या है इसका सलूशन। क्वेश्चन को पढ़ो पहले से। ठीक, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस वाले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक बता देता हूं। सुनो, क्या कि फाइंड वन इंड डिजिट 0 मतलब क्या है। अरे भैया, मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अंत में एक 0 पाने के लिए क्या होना पड़ेगा कि 2 गुणे 5 का एक पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब एक जोड़ा होना चाहिए। और ये बात समझ में? ठीक, सुनो फिर से देखो कि फाइंड, ठीक है, फाइंड 2 इंड डिजिट फाइंड 2 इंड डिजिट 0। ठीक है, इसको यानी कि अगर आपको किसी भी संख्या के अंत में 2 0 चाहिए हैं तब क्या होना पड़ेगा, तब 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 के 2 पेयर होने चाहिए, यानी कि 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 के 2 जोड़े होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब तो आप समझ ही गए होगे ना। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड 3 इंड डिजिट 0, फाइंड 3 इंड डिजिट 0, अगर आपको 3 अंक 0 चाहिए हैं किसी भी संख्या के अंत में, तब क्या होने का पड़ेगा। भाई देखो ना, आप तो होशियार हो गए होगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 के 2 जोड़े लेने पड़ेंगे आपको। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अगर आपसे पूछ ले कि अब तो कोई भी संख्या ले ले, तो इसका मतलब उसी के हिसाब से आपको इसके जोड़े चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है। ठीक, इसमें वो ये कहता है कि कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं है, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो उसने कहा है कि 6 की पावर n और वेयर n बिलोंग्स टू n। इस n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या। सुनो बहुत आराम से देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं 6 का करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 3 6 हुआ ये, और 3 करना 3 हो गया। तो इसका मतलब इस 6 का, इस 6 की पावर n का यानी कि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना आया है, वो 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का जोड़ा आया है? नहीं आया है। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का जोड़ा नहीं आया है, तब यह संख्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे कि अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 गुणे 5 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर यानी कि 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है भाई, बस इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चन में, और कुछ ज़्यादा नहीं करना था। ठीक है, तो आप लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद में आए आप लोग इंट्रोडक्शन पर। ठीक, सुनो अब स्टार्ट करते हैं भाई 1.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली। ये तो
जो क्वेश्चन छूट गया था वो वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है यहाँ पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखो 1.3 के इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, सुनो। 1.3 के इंट्रोडक्शन में, हाँ, और आप लोगों के पास किताब है क्या? किताब है, जरूर आप लोग रखो, ठीक है, तभी कुछ काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी NCERT किताब ही है और आप लोग NCERT किताब को ही लेकर चलें, ठीक। ओके, नाउ सी, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम बात करेंगे कुछ इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालोगे कि प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है भाई। मतलब मैं क्या यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ कि अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, मुझे बताओ, तो अपरिमेय संख्या आपको पता है कि जो अपरिमेय संख्या होती है यानी कि जो इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल जो नंबर्स होते हैं वो उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। और वेयर P एंड Q क्या है? P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स, ठीक है। तो P और Q क्या है? बोथ इंटीजर्स हैं। और जहाँ पर क्या होना चाहिए? जहाँ पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो अपरिमेय संख्याओं की बात थी। और हाँ, आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या बेसिकली आई कहाँ से है। मैंने आपको बहुत ही डीप में बता रखा है कि अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाइए और एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ पर पता चलेगा आपको कि ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे कि मालूम है इर्रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि देखो √2, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3, √5 ऐसे करके, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक। सुनो, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ये एक अपरिमेय संख्या है, हाँ जी है। अगर मैं एक परिमेय संख्या ले लूँ, लेट्स से 2, अगर आप इनको जोड़ते हो तब क्या आता है? नई बात समझ में आई ना? सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक अपरिमेय संख्या है, हाँ जी है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 3, 4, हाँ जी 4 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इनको जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं तब क्या आता है? ये मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से देखना। ये तो बात फिलहाल पहले बताई जा चुकी है, अगर आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक। अगर आप रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करते हो, ठीक है, तो हमेशा आपको एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सुनो, रेशनल नंबर हमने 2 ले लिया, इर्रेशनल नंबर हमने √3 ले लिया, इसको आप ऐड करो, देखो ना 2 + √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद में अगर आप रेशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर घटाते हो तब भी आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपने रेशनल, दैट मीन्स परिमेय संख्या अगर आपने 2 ली है और अपरिमेय संख्या यही रखते हैं, √3 रखते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। सुनो, अगर आप क्या करते हो कि रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की अगर आप गुणा करवाते हो, ठीक है, रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की अगर आप गुणा करवाते हो तब आपको एक रेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। और अगर आप अगर आप रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर के अगर आप गुणा करवाते हो तब यहाँ बेसिकली 2 कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशन बनती है? जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 2 और ये √3, तब ये तो क्या है? ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, यानी कि अगर आप रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की गुणा करवाते हो तो आपको हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन सुनो, अगर आप इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की अगर आप गुणा करवाते हो तो वहाँ पर 2 कंडीशंस बनेगी कि या तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा या तो एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सुनो कैसे, कि अगर मैंने ले लिया √3 और √5, इसके अगर हम गुणा करवाओ तो भैया कितना आएगा? √15 आएगा, ठीक है। फिर अगर आपने ले लिया कितना, अगर आपने ले लिया यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? ये तो एक आपकी अपरिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
फिर उसके बाद में अगर आपने ले लिया √3 गुणे √3 तो 3 आ गया ना। ये संख्या, ये तो भैया आपकी एक रेशनल नंबर है ना, ये तो एक रेशनल नंबर, ये तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर आप रेशनल नंबर की गुणा इर्रेशनल नंबर की गुणा इर्रेशनल नंबर से करवाते हैं तब आपको या तो रेशनल नंबर मिलेगा या तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ये तो बातें सब पहले की ही हैं, आपको मतलब सिर्फ बताने के लिए बस मैंने बता दी, ठीक है। बेसिकली इस वाले चैप्टर में पढ़ना क्या है, मतलब मेन मुद्दा हमारा ये है। हम बताएं, पहले आप लोग इस फटाफट इसको नोट करो, ठीक। और इसको नोट करने से पहले थोड़ी बातें और एक दो बातें और सीख लो, फिर इसके बाद में ये पूरा आपको नोट करना पड़ेगा। क्या यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P एक अभाज्य संख्या है, अब आपको मैं अभाज्य संख्याओं से अवगत कराऊंगा। अभाज्य संख्या दैट मीन्स कोप्राइम नंबर क्या होती है, ठीक। यदि P एक अभाज्य संख्या नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर और सही तरीके से लिखूंगा, यदि P एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि P एक सहअभाज्य संख्या है, वह ए भी कोई एक संख्या होगी, वह ए को विभाजित करती है, ठीक है। यदि P एक सहअभाज्य संख्या है और वह ए को विभाजित करती है, ठीक है। तब क्या होगा, तब जो P है, तब P ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगी, तब P ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। नई बात समझ में आई ना? सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 संख्या जो है वो 100 को विभाजित कर रही है, 100 को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये जो 10 है वो 10 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगी ना। देखो ना कि अगर ये P है और ये A को डिवाइड कर रही है, तो ये जो P है वो ए स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगी। इसका मतलब तो इस तरीके से, यानी कि इसका यूज होगा, तभी मैंने आपको ये बात बताई है। हाँ, अब फटाफट आप जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है आप लोगों को, ये वाली बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ सहअभाज्य संख्याएं आई हैं, तो मुझे सहअभाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। ओके, सहअभाज्य संख्याएं, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें 2-3 बातें आपको पढ़नी है। फटाफट नोट हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, जल्दी से नोट करो। ओके, नाउ इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भैया हम विरोधाभास का नियम। ठीक है। विरोधाभास का नियम क्या होता है, सुनो। ये बेसिकली नियम कहता क्या है? विरोधाभास यानी कि विरोध करना किसी भी बात का, ठीक। सुनो, ये नियम बेसिकली ये है कि हम किसी भी सत्य चीज़ को, ठीक है, किसी भी सत्य चीज़ को हम झूठ मूठ का, यानी कि उसको हम गलत मान लेते हैं। फिर उसके बाद में इसको प्रूफ करने के बाद हम अपनी ही बातों में गलत साबित हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने जो बात सही थी उसको आपने गलत माना, उसका विरोध किया, लेकिन जैसे ही वो बात सिद्ध हुई तो वो सत्य साबित होती है। तो इसका मतलब आप अपनी ही बातों में झूठे साबित हो जाते हैं। यही मतलब है विरोधाभास का नियम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो क्या कहता है, सुनो मैं यहाँ से हाँ, इसको तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता दूं कि बेसिकली ये जो सहअभाज्य संख्या है वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कोप्राइम नंबर्स, ठीक। क्या होती है, सुनो। कोप्राइम नंबर वो होती हैं कि जिनका बहुत ध्यान से देखना, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। जिनका HCF 1 हो, ठीक है। जैसे कि मैं संख्या ले लूँ 7, 9,
अब बताओ मुझे 7,9 में कुछ HCF मिल रहा है? बताओ जल्दी बोलो। 7,9 में कुछ HCF मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो इसका HCF क्या है भाई? इसका HCF एक ही तो है, ठीक है। तो जिसका HCF एक होता है वही क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। सुनो अब बात करेंगे इसकी। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया √2, ठीक है। अरे संख्या कैसी है? √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब मुझे इसको ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। भाई आप लोगों ने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी है, इरेशनल नंबर पढ़ा है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक। सुनो बहुत ध्यान से देखना, ठीक। मैं अब यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से मेथड ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। पहली स्टेप क्या करोगे? पहली स्टेप में हम ये करेंगे कि माना, यानी कि लेट √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। √2 एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही आपने ये बात कह दी कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई √2 को आप P/Q के रूप में भी दिखा सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर P और Q क्या है? दोनों सहभाज्य संख्या है। ये वाली बात मैं फिर से लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या कि जहाँ P और Q, ठीक है, जहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? जहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका, पूरी बात लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है भैया, कि जिनका HCF कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है, ठीक है। जिनका HCF 1 होता है। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बस एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सब पूरे की पूरी स्टेप आपको याद हो जाएंगे, यानी कि सारा का सारा आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हुआ है अभी, ठीक है। सुनो अब अगर ऐसी बात यहाँ पर होती है, ठीक, अच्छा, तो बहुत ध्यान से देखो। अब मैं इसको ही ले रहा हूँ, यानी कि मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बेसिकली। तो ये हो जाएगा √2Q बराबर P, ठीक है। √2Q बराबर P, इतना हुआ अभी, ठीक है। अब क्या करो इसके आगे? अब क्या करो इसके आगे? अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो √2Q बराबर P, ठीक। अब क्या करोगे? इसका दोनों पक्ष में हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, यानी कि इसका आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ठीक है भैया। अब बहुत ध्यान से देखोगे, 2Q स्क्वायर बराबर जो है P स्क्वायर आ गया, हाँ जी आ गया। तो अब क्या करोगे यहाँ पर कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, ठीक है। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, आप लोगों को दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? तो आप लोग मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ से कर रहा हूँ इसको कि Q स्क्वायर बराबर, मैंने इसको इसके बटे में लिया, यानी कि P स्क्वायर बटे 2। इसके आगे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई थी ना, यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी, अब यहाँ से वो वाली बात शुरू होगी क्या कि अगर 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, देखो ना भाई, 2 किसको विभाजित कर रहा है? P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ऐसे ही करके 2 किसको विभाजित करेगा? P को भी विभाजित करेगा, ठीक। यहाँ पे लिखोगे क्या? ये वाली बातें मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे कि यदि 2 किसको? P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक, विभाजित करती है, बेसिकली विभाजित करती है, ठीक है। तब 2 P को भी विभाजित करेगी। तब जो है 2 है वो किसको? P को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब देखो इधर, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा? सुनो, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, ठीक। तब इसका मतलब भाई जो 2 है वो किसको? P को भी विभाजित करेगी। और जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा,
लेट्स से मैंने इसको मान लिया सी, ठीक है। सी हमने क्या है यहाँ पे लिखा है, हमने इसको माना है, ठीक है। सी हमने इसको माना है, ठीक। अब क्या करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो P इक्वल्स टू 2C आ गया, हाँ जी आ गया। अब क्या करोगे, P का मान किस में रखेंगे हम, इसमें, सॉरी बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को ये वाली समीकरण नंबर 1 मान लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो P बराबर 2C किस में रखोगे भैया, समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, √2Q बराबर P, यही तो है समीकरण नंबर 1, ठीक। इसमें क्या करोगे, P बराबर 2C, इसका मतलब √2Q बराबर 2C, ठीक है। √2Q बराबर 2C, यही तो होगा, ठीक। अब क्या करोगे, इसका फिर से हम दोनों पक्ष में व्यय करेंगे, ठीक है। तो लिखोगे क्या कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका इधर स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 4C स्क्वायर। नाउ Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अपान 2, 2 × 4 हो गया, दैट मीन्स Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया, हाँ जी आ गया। सुनो अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे, इस 2 को मैं इधर भेज दूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2 बराबर C स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे 2, और एक सेकंड, अच्छा हाँ सही है, ठीक है, यानी कि Q स्क्वायर बटे 2 बराबर C स्क्वायर, ठीक। अब देखो इधर, जब ये 2Q स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ऐसे करके जो 2 है वो Q को भी तो विभाजित करेगी, ठीक। तो मुझे प्लेस चाहिए, तो आप लोग एक काम करो, फटाफट इतना जल्दी से नोट करो, ठीक है, फिर मैं इसको इधर बता रहा हूँ, ठीक। जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी से। नोट हो गया, नोट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन थोड़ा मतलब लेंथ में जाएगा, लेकिन है बहुत आसान, कुछ स्टेप हैं, मतलब कि इसमें P और Q का बेसिकली मान ही निकालना होता है, क्योंकि भाई अपरिमेय संख्या है, यानी कि P और Q का आपको मान ही तो निकालना है, ठीक। सुनो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये वाली बात है ना, कि क्या यहाँ पर लिखोगे कि यदि 2 किसको, Q स्क्वायर को विभाजित करती है, Q स्क्वायर को विभाजित करती है तब 2 Q को भी विभाजित करेगी, तब 2 Q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका Q/2 इक्वल्स, अब देखो ये एक Q है, यानी कोई संख्या होगी, इससे अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। लेट्स से हमने इसको मान लिया D, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर 2D, ठीक। अब देखो इधर ये समीकरण आपने यहाँ पर बेसिकली 2 होने चाहिए थे, ठीक। तो ये वाले समीकरण देखो इधर, ये P का मान था और ये Q का मान था, ये एक ही थी बेसिकली, ठीक है। तो P का मान ये आया है और Q का मान ये आया है, तो P का मान कितना है, P का मान है आपका 2C। अब देखो इनका जो HCF है वो कितना है, 2 है कि नहीं है। और सुनो ये दोनों संख्याओं का HCF कितना आया, 2 आया, लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q दोनों कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का HCF कितना आया है, 2 आया है। तो क्या हमारी बातें गलत हो गई, हमने जो माना था, हमने ये माना था कि P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पर Q और P का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो ना 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम अपनी ही बातों में झूठे साबित हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ बातें लिखनी होती है, वो मैं यहाँ पे बातें लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे लिखोगे क्या कि जहाँ P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे कि अतः यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण हुआ, अनुमान के
कारण हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हुआ? यहाँ से प्रूफ हो गया है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मैं इस वाले थ्योरम को मैं एक बार और बता देता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था √2, और वो बेसिकली एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। लेकिन हमने क्या कहा कि मैंने √2 को एक परिमेय संख्या माना, उसको मैंने P/Q के रूप में लिखा। P/Q के रूप में लिखने के बाद मैंने इसको आगे सॉल्व किया। साथ ही साथ मैंने ये देखा कि P/Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 होता है, आपको पता है। उसको आगे जब फर्दर आप सॉल्व करते जाए, यहाँ तक सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पर जब P और Q के कुछ वैल्यू आई हैं जिनका HCF मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि जिनका HCF कितना आया, 2 आया है। चूँकि आपको पता है कि P और Q क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या हैं, इसलिए ये वाली बातें यहाँ से गलत हो गई और अपनी ही बातों में हम झूठे साबित हो गए, यानी कि यहीं पर विरोधाभास नियम लगता है, ठीक है। तो अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, बाकी और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका 1.3 का सलूशन, ठीक। बट बिफोर दैट स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो इसको। और एक्सरसाइज बेसिकली 1.3 का जो सॉल्यूशन है उसमें मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक। यानी कि सेम एक ये क्वेश्चन दे रखा होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं संख्या है, सेम टू सेम इसी लॉजिक पे वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के सलूशन पर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक। ओके, धन्यवाद।